बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा है कि तमाम अपोजिशन की जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि 2020 मिड टर्म इलेक्शन का साल होगा। अब इसका तरीक़ाकार क्या है, उसके लिए अपोजिशन जमातें क्या कर रही हैं, इन चीज़ों पर बात होगी। साथ ही साथ जो मुल्क में हालिया आटे और चीनी का बहरान था, उस हवाले से भी बात करेंगे। आटे का जो बहरान है उसको मसनूई करार दिया है। जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी DGFI वाजिद ज़िया की सरबराही में, उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म को पेश कर दी है, जिसमें बताया गया कि आटे का बहरान मसनूई था। मुल्क में गंदम का कोई बहरान नहीं था, मसनूई किल्लत पैदा की गई। मुल्क में अब भी 21 लाख टन गंदम के ज़खायर मौजूद हैं। सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदारान कौन थे। आज भी वज़ीर आज़म जब अपनी सोशल मीडिया टीम से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि चीनी का बहरान हो या आटे का बहरान हो, उसके जो भी जिम्मेदार हैं उनको मैं किसी किस्म पर नहीं छोड़ूंगा। साथ ही साथ ये भी कहा कि उनकी हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, उनकी हुकूमत के हवाले से झूठी और गलत खबरें जो हैं वो सामने लाई जा रही हैं। और अपोजिशन के हवाले से भी कहा कि अपोजिशन उनके लिए ख़तरा नहीं है। अपोजिशन कुछ करे या ना करे, उनके अपने वज़रा ही ऐसे हैं कि कोई ना कोई बयान दे देते हैं जिसको संभालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और ये भी कहा कि कुछ वज़रा तो ऐसे भी हैं जो अपने दफ्तरों में कम बल्कि इस्लामाबाद की कोहसार मार्केट में ज़्यादा नज़र आते हैं। आखिर वो कौन से वज़रा हैं जो हुकूमत के लिए और ख़ुद वज़ीर आज़म के लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं। साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने चीनी बहरान के हवाले से आज ये कहा है कि इल्ज़ाम के अहम हुकूमती शख्सियत जो हैं उन्होंने चीनी बरामद की है, उनसे आखिर पूछताछ कब होगी। हुकूमत में बैठे हवारी ही चीनी की कीमत बढ़ाकर माल कमा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है। आज इस हवाले से भी बात करेंगे। दूसरा बड़ा अहम मामला है नैब के हवाले से। अपोजिशन को नैब पे, उनके तरीक़ाकार पे, उनकी तहकीकात पे बहुत ज़्यादा एतराज़ात रहते हैं, खदशात रहते हैं। जो रिजर्वेशंस हैं वो अपनी जगह पर, आज इसी किस्म के जो रिमार्क्स हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आए हैं। और मामला था 4G लाइसेंस में मुबैना करप्शन से मुतालिक एक केस था, जिसमें नैब के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स ये सामने आए कि नैब जो है वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मौशी जो सूरत हाल है उस पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। इससे ये भी कहा कि गिरफ्तारी के सवाबदीदी इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल अवामी मुफाद के लिए नुकसानदेह है। गवर्नेंस और मईशत जो है वो कैसे मुतासर हो रही है नैब के इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल से या नैब की ओवरऑल परफॉर्मेंस से, आज इस हवाले से भी बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो अदलिया के हवाले से एक बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है और ये कहा है कि 19वीं तरमीम के हवाले से उन्होंने कहा कि जुडिशरी ने जो उनका राइट था, पार्लिमान का राइट था जजेस को अपॉइंट करने का, वो छीना है, वापस लिया है। उन्होंने कहा कि 2010 में उनकी हुकूमत पर यह दबाव डाला गया था कि 19वीं आईनी तरमीम जो है वो पास की जाए। इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं। पहले मेरे साथ मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर लॉ एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सेनेटर सहर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। हमारे साथ कैसर अहमद शेख साहब मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और उनके ट्रेड एंड कॉमर्स विंग के प्रेसिडेंट भी हैं। और फ़ारूक हबीब साहब MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ मौजूद होंगे। आप चारों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आगाज़ अगर हम ज़रा कर लें, फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक हबीब साहब आपसे करेंगे। फ़ारूक हबीब साहब, ये जो आटे के हवाले से कहा गया कि जी मसनूई बहरान था, किल्लत पैदा की गई, अभी भी गंदम के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, आखिर ज़िम्मेदारान कौन हैं? आज वज़ीर आज़म ने भी बारहा कहा कि इनका तयन होगा। शेख रशीद ने कहा कि अगले हफ्ते जो है वो वज़ीर आज़म इन लोगों पर गिरफ्त जो है वो मजबूत करने जा रहे हैं। आखिर कौन लोग हैं ये? देखें, यकीनन कोई भी शख्स जो है जिसने भी इस बहरान की सूरत हाल को पैदा करने के हवाले से अपना किरदार अदा किया है, वज़ीर आज़म ने उसकी तहकीकात करवाई हैं, उसकी रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी, वज़ीर आज़म उसको मंजर-ए-आम के ऊपर लेकर आएंगे। किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो किस किस्म का बहरान करेंगे ना आप इस रिपोर्ट को, इसको छुपा तो नहीं दिया जाएगा। यकीनन मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने इसकी तहकीकात करवाई हैं, वो इसी घर से करवाई हैं।
माजी के अंदर भी आपने देखा कि आटा बहरान भी आते रहे, चीनी बहरान भी आते रहे, लेकिन कभी तहकीकात नहीं होती थी। लेकिन पहली बार वज़ीर आज़म ने ये जो है वो स्टेप लिया, तहकीकात मुकम्मल करवाई हैं और अब इसकी रिपोर्ट भी मंजर आम के ऊपर लेकर आएंगे। जो ज़िम्मेदारान होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और वज़ीर आज़म के बरवक्त इक़दामात के बायस जो है वो आज आटा अपनी पुरानी कीमत के ऊपर 45 रुपये किलो अवेलेबल है लोगों को। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे सूबे हैं, सूबाई हुकूमतों ने भी अपनी वो जिम्मेदारी जो है वो पूरी करनी है, क्योंकि सूबे भी वो गंदम अपनी अपनी जगह के ऊपर परचेज करते हैं। जिस तरह सिंध हुकूमत ने जो है जो कोटा पास्को ने उनको दिया, वो सिंध हुकूमत ने पूरा कोटा जो है वो आज तक जो है वो नहीं उठाया। और मैं समझता हूँ कि उसके हवाले से भी खबरें ये सामने आई थी कि जो सिंध के अंदर गंदम की बोरियां थी, उन बोरियों से जो बाद में तूड़ी बरामद हुई क्योंकि वो गंदम निकाल कर बेच दी गई, तो उसके ऊपर सूबाई हुकूमतों को भी तहकीकात करवाने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि आटा जो है वो आम आदमी की ज़रूरत है, आम आदमी की डेली जो है उसकी एपेटाइट है। और मैं समझता हूँ कि इसको किसी सूरत जो है वो महंगा नहीं होने दिया जाएगा, किसी को ग्राम फरोशी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं वो भी मुतहरक हैं हर तरह से, और किसी को होर्डिंग की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जो कीमतों को कंट्रोल किया है वज़ीर आज़म ने, इसी वजह से जो आपने देखा होगा कि फरवरी के अंदर भी जो है 2% कमी आई और अभी मार्च के पहले हफ्ते के अंदर भी जो है वो चीज़ों की कीमतों के अंदर 0.31% जो है वो कमी आई, जो कि आइंदा मार्च के मुकम्मल तक कम हो जाएगी। वो कहते हैं कि 2 रुपए का इजाफा हुआ है, ये झूठ है। देखें, मैं समझता हूं कि इनके सामने तो आप दूध और शहद की नहरें भी बहा देंगे तो ये लोग तो यही कहेंगे। और वो लोग एवन फील्ड के महलात के अंदर बैठ के, लंदन के अंदर बैठ के, उनको आटा का बहरान सता रहा है, उनको चीनी का बहरान सता रहा है। भाई आप आ जाएं पाकिस्तान के अंदर, आप आए ना, आप अपनी शुगर मिलें जो हैं आपकी चीनी की, उनसे आप मैं बात करूंगी सूबाई हुकूमतों के किरदार पे भी बात करूंगी, लेकिन पहले फारूक हबीब साहब, आज वज़ीर आज़म ने जो बात की अपने वुज़रा को लेके कि ऐसे लोग भी हैं जो शायद उनके लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं, आखिर वो कौन लोग हैं जो वज़ीर आज़म साहब जिनके बारे में कह रहे हैं कि वो दफ्तरों में तो कम, कोसार मार्केट में अलबत्ता ज़रूर नज़र आते हैं? देखें, मेरे इल्म में नहीं है कोई इस ख़ास पैराई के अंदर कोई बात हुई हो, लेकिन आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने, आपके इल्म में है कि पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने अपनी जो काबीना के मेंबरान हैं उनकी कारकर्दगी का वक्तन फ़क्तन जायज़ा लेते रहते हैं। उन्होंने रीशफलिंग भी की, बहुत सारे नए वुज़रा को इंडक्ट भी किया। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि जो क़यादत है, लीडरशिप है, वो कारकर्दगी को सामने रख के जो है वो फैसले कर रही है, ना कि सिर्फ जो है वो ज़ाती लॉयल्टीज़ को या अपने ही ख़ानदान के लोगों को नवाजने की। आपने देखा था माजी के अंदर रवायात थी, उन रवायात को जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने तोड़ा है। और मैं समझता हूँ चले आपको नहीं पता कि वो कोसार मार्केट में बैठे लोग कौन हैं जिनकी जानिब वज़ीर आज़म इशारा कर रहे थे, लेकिन आई एम श्योर इस्लामाबाद के लोग जरूर जानते और समझते हैं कि कौन से लोग हैं, क्योंकि छोटा ही शहर है, खैर अब इतना बड़ा कह नहीं सकते, और कोसार मार्केट में कौन PTI के लोग बैठते हैं उनसे सभी वाकिफ़ हैं। सहर कामरान साहिबा, सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत खुद भी देखे, आज भी उन्होंने जो अपने कोटे की गंदम थी वो पूरी नहीं उठाई है। सूबाई हुकूमतें भी इसी तरह की कोई तहकीकात कराने का इरादा रखती हैं जैसे DGFIA ने किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए साथिया, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि क्वेश्चन डाइवर्ट करने से हक़ाइक़ बदलेंगे नहीं। वज़ीर आज़म साहब ने इससे पहले कोई रेड लेटर्स भी इशू किए थे अपने वुज़रा को, फिर वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि माफिया है, फिर उस माफिया के नाम नहीं बताए कि वो माफिया कौन था। आज रेलवे के मिनिस्टर कहते हैं रेलवे में माफिया है, फिर जब हेल्थ पे रिपोर्ट आती है तो कहते हैं कि जी वज़ारत सेहत में माफिया हैं। तो पहले अब कहते हैं कि इनके वुज़रा जो है उधर बैठते हैं कोसार पे। तो पहले ये बताएं वज़ीर आज़म साहब कि आप कोई ऐसी बात करें जिसके ऊपर हमें यकीन आ जाए। देखिए, सिंध हुकूमत ने कहीं यू टर्न नहीं लेना, ना ही यू टर्न की पॉलिसी लेनी है। इससे बिल्कुल क्लियरली बता दिया था कि जी क्योंकि ट्रांसपोर्ट का इशू था तो हम कुछ गंदम जो है वो नहीं ट्रांसपोर्ट कर सके थे, और सिंध हुकूमत ने बिल्कुल मेजर्स लिए। आप ये बताएं, आपने कहा जी रिपोर्ट आई, मैं पूछती हूँ रिपोर्ट आई, रिपोर्ट गई क्यों? रिपोर्ट में गोलमाल क्या था? ठीक है, रिपोर्ट में गोलमाल क्या था? क्या उसके अंदर मैनिपुलेशन हुई है? क्या रद्दोबदल हुआ है जो अब वो पेश की जाएगी? पहले रिपोर्ट में क्या खामियां थी? अच्छा, और वो जिसके बारे में खबर आई थी कि वज़ीर आज़म को मुतमईन न कर सकी वो रिपोर्ट, और उसका दोबारा जायजा लेने का कहा गया। जहाँ पे दारोमदार सोशल मीडिया की मीटिंग और सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर होगा, वहाँ पे कारकर्दगी क्या होगी? ये कहेंगे कि जी हमारी नालायकी, हमारी मर्जी। देखिए, आपकी नालायकी की कीमत कौम अदा कर रही है, और मैं समझती हूँ कि इस हुकूमत की कारकर्दगी अवाम के लिए कोरोना वायरस से कम नहीं है।
और उस कोरोना वायरस की जो असरात हैं वो इतने भयानक हैं कि उसका जो है वैक्सीन जो है सवाए री इलेक्शन शफाफ इलेक्शन के और कुछ नहीं है, क्योंकि आज मुल्क की मईशत डूब रही है, आज बेरोज़गारी बढ़ रही है, आज महंगाई डबल डिजिट में है। अगर इनके वज़ीर ख़जाना को 80 रुपए का टमाटर 7 रुपए में मिलता है, कहते हैं रोटी का पेड़ा छोटा कर दो, रोटी छोटी बना दो, टमाटर ना, शायद यही वो बयानात है जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जी उनके लिए मुश्किल का और परेशानी का बायस बनते हैं, वो संभाले नहीं जाते। बेहतर करें ना, गवर्नेंस बेहतर करें। ये क्यों ऐसा क्यों है कि एक अजीम कौम को एक नालायक नाअहल वज़ीर आज़म मिले? मुझे बताएं, वो जो पहले जा रहे थे $10 अरब हर सालाना मुल्क से बाहर, अब तो वो 1,500 अरब हो गए पाकिस्तानी, वो अब कहाँ जा रहे हैं? क्यों करप्शन कम नहीं हुई? 200 अरब इन्होंने बाहर से लाना था, फिर इनका वो रिकवरी यूनिट 3.5 करोड़ कौम का खा गया और लेजर ट्रिप्स पर है, उसके कोई सवाल कोई नहीं है। वो कर्ज़ों के ऊपर भी एक कमीशन बना। देखिए वाई आप अपनी अटेंशन सही परफॉर्मेंस और कारकर्दगी पर डाइवर्ट क्यों नहीं कर रहे? अगर आपकी यही कारकर्दगी रहेगी तो सवाल उठते रहेंगे। आप ये नहीं कह सकेंगे कि मेरी नालायकी मेरी मर्जी, इसकी कीमत कौन अदा कर रही है? मेरी नालायकी मेरी मर्जी। चलें, एक नया नारा जो है वो आज सेनेटर सहर कामरान साहिबा ने हमें दे भी दिया है। लेकिन राजा मेरा बात साहब, ये जो आटा बहरान, चीनी बहरान, इससे पहले आपको याद होगा कीमतें जो अद्वियात में बढ़ाई गई थी उसके हवाले से भी तहकीकात हुई, उसके भी जो जिम्मेदारान थे उनको कोई सजाएं नहीं हुई, कोई कायदा हमें कार्रवाई होती भी नज़र नहीं आई। अब यहाँ पर तो चलें, ये मीडिया के ज़राए से लीकेज हो गई इस रिपोर्ट की कि जी मसनूई था, जिम्मेदारों के नाम सामने नहीं आए। आपको लगता है कि यहाँ कार्रवाई होगी या एटलीस्ट पब्लिक होगी रिपोर्ट? देखिए सादिया, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है कि जिसको हम समझ रहे हैं कि ये महंगाई का, होर्डिंग का और माफियाज का, ये इस कौम के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये उसका सबसे बड़ा चैप्टर है। और इसको रोकना किसने है? हुकूमत ने भी और अपोजिशन ने भी। लेकिन अपोजिशन की तरफ जब हम देखते हैं तो वो पिछले कोई 3-4 माह से हम देख रहे हैं कि वो ऐलान गुमशुदा जो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं वो लंदन में बैठे हुए हैं। कोई रीजनिंग नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कुछ भी नहीं, वो वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आज जैसे सहर ने कह दिया कि जी हमारी मर्जी तो हमारी नालायकी, और हम अगर स्लोगन्स पे ये कौम को डाल दिया इंस्टेड ऑफ गिविंग सम पॉलिसीज, कोई आप वहाँ पे माइंड स्टॉर्मिंग करें, कोई पार्लियामेंट में आके एग्रीकल्चर की वो तो खुद बिलावल साहब अब कह रहे हैं कि जी आना चाहिए शहबाज शरीफ को वापस। जी बिल्कुल। और इंस्टेड के कौम जैसे अभी नारे पे चल रही हैं, स्लोगन्स पे, तो ये जो सॉल्यूशंस चाहिए इसके, नारे नहीं चाहिए, इनके हल चाहिए, इनके हल चाहिए। अब होता क्या है, ये हुआ क्या कि इसमें जब हमारे यहाँ जो ये माफियास की बात हो रही है, ये जो बहुत बड़े सरमायादार हैं, उन्होंने जब देखा कि जनाब किसी भी अंदाज में हमने प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा कमाना है और हमने हुकूमत को धचका भी देना है, तो उन्होंने वो जो पैसे बैंकों में रखे हुए थे वो ज़्यादातर लोगों ने निकाले हुए हैं और उन्होंने इशियाए खुर्दोनोश जिसमें आटा, चीनी, दालें, इसमें जाके इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि उनके इल्म में था कि ये जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं ये आखिर अवाम ने आटा भी खाना है, दालें भी खानी है, आप जितने मर्जी महंगे कर दें इस्तेमाल होंगे। टनों के हिसाब से बोरियां जो सी हैं गोदामों में रख दी गई। जब ये चीज़ सामने आई तो पहली रिपोर्ट इमरान खान साहब ने एक मंगवाई जिसमें एजेंसीज भी थी, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि जो टेक्निकल इसमें कुछ इश्यूज थे इसीलिए वो सेटिस्फाई नहीं थे, उसको रद्द किया। और अब वहां पे किसी को बचाने की कोशिश नहीं हुई। नहीं, कोई बचाने की। इमरान खान मैं समझता हूं कि अगर उसका सबसे करीबी दोस्त या सबसे करीबी साथी, बट वो मेडिसिन की जो कीमतें बढ़ी थी उसमें देखा था ना हमने, अरबों रुपए ना मेडिकल को तो। हाँ, अब जो नई रिपोर्ट आई है इसमें मुझे यकीन है, चाहे वो इनके दोस्त, अगर वो तरीन साहब का नाम आता है, खुसरो बख्तियार का आता है, या हम सिंध में देखते हैं कि जनाब वो ओमनी ग्रुप के, और उन्होंने वो जो गंदम के बहुत से ज़्यादा होर्डिंग की और लाखों बोरियां मिल रही हैं चीनी की, इसकी, तो ये खान साहब को एग्जाम्पल बनानी पड़ेगी कि अक्रॉस द बोर्ड विदाउट सीइंग के फेस क्या है, उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। और ये जो सज़ा देंगे, ये सज़ा इस मुल्क के गरीब आवाम को एक रिलीफ मिलेगा और सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। एतमाद का जो है ना वो फैक्टर बहुत बढ़ जाएगा। राइट, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम कैसर अहमद शेख साहब का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कैसर अहमद शेख साहब, ब्रेक पे जाने से पहले सवाल आपसे यही था कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि एक अहम हुकूमती शख्सियत हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा चीनी बरामद की है। किस शख्सियत की वो बात कर रहे हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आपकी सारी बातें हुई मैंने सुनी, वो शख्सियत तो अब सबको पता है, कोई उसमें कोई बात नहीं है। और इमरान खान साहब ने खुद वो इंक्वायरी कितने दिनों से करवा रहे हैं, वो इंक्वायरी का रिजल्ट निकलेगा, ये वो उसी तरह होगा जिस तरह बाकी इंक्वायरी का रिजल्ट निकले ना। आज तक किसी इंक्वायरी का ये, अब इन्होंने तो 100 दिनों की बात की थी, अब तकरीबन 100 हफ्ते होने वाले हैं, 19 महीने हो गए। तो अब इस 19 महीने में मुझे बताइए किस इंक्वायरी का रिजल्ट निकला? कोई ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ जो इल्जाम थे वो कोई अब इन्होंने साबित कर रहे थे ये करप्शन थी, इसका कोई अभी तक मसला हल हुआ? तो ये जो इंक्वायरी यूनिट था, जो एसेट इंक्वायरी का यूनिट था, अब आप बताइए ना कि इनको, जिस हुकूमत को यही पता नहीं है कि महंगाई वो कैसे कम होगी, बाजार से जाके पता करें ना लोगों से कि महंगाई कितनी कम होगी, क्या हालत है लोगों की। जो मैं अभी अपने हल्के में हूँ, चिन्नौर में, जो मेरे साथ होता है जब मैं घूमता हूँ लोगों में, तो मुझे बताते हैं कि उनका क्या असर है। आज मुझे पकड़ पकड़ के लोग कह रहे थे कि क्या PTI आई है तो उसने क्या असर कर दिया लोगों का, क्या असर कर दिया है लोगों का। आम आवाम सबसे ज्यादा इसमें परेशान है। अब आप कहेंगे कि जी माफियाज हैं, अब बताइए माफियाज को किसने बताना है कि कौन सा माफिया है? कोई ना कोई बहाना या लोगों की अटेंशन डाइवर्ट कर लें। ये 100 हफ्तों में रिजल्ट क्या निकला? मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह अगर करेंगे, जो हालत है, कारोबार तो बंद है सारे के सारे। अब आप ही के तजिया निगार अभी फरमा रहे थे क्योंकि लोगों ने क्योंकि पैसा निकाल लिया बैंक से और वो उन्होंने स्टॉक कर लिया। अगर स्टॉक कर लिया तो किन लोगों ने किया? पकड़े ना उनको, मैंने पकड़ना है, हुकूमत ने पकड़ना है। फिर वो ये फरमा रहे थे कि कोई अपोजिशन तजावीज दे। पहले दिन से हमने कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, हम तजवीजें देना। हमने देखे ना, कब हम जो फाइनेंस कमेटी है, मैं चेयरमैन रहा, अभी भी फाइनेंस कमेटी में हमारे पूरी कमेटी है, इनके 21 में से 10 मेंबर PTI के हैं। वहां तजवीज में क्यों नहीं अमल करते? लेना तजावीज कब की तजवीज में? ये तो चोर डाकू लुटेरे के अलावा किसी का इनके पास कोई और पॉइंट ही नहीं है। इन्होंने कब कहा है असेंबली में? आप बात करें ना। आज मैं आपको ऑफर करता हूं, मैं पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून का ट्रेड और कॉमर्स विंग का प्रेसिडेंट हूं। मैं आज इनको गुजारिश करता हूं, आइए बैठिए, मिलके मुल्क हमने चलाना है। हम एक पार्टी की बात नहीं कर रहे। पार्टी में चलो, ये तो नहीं है होता कि कोई भी हमने परफेक्ट किया होगा। आपसे तो समझ ही नहीं रहा, आपके पास प्लानिंग नहीं है, आपके पास मनसूबाबंदी नहीं। ये चाहे वो माफिया है फारूक हबीब साहब जो आटे का बहरान पैदा कर रहा है, चाहे वो माफिया है जो चीनी का बहरान पैदा कर रहा है, या वो माफिया है जिसके बारे में वजीर आजम खुद फरमाते हैं कि वो हमारी हुकूमत को काम नहीं करने दे रहा। सवाल ऑब्वियसली सबका यही है कि फिर ऐसे माफिया को किसने पकड़ना है, किसने एक्सपोज करना है, किसने सजा देनी है? वो हुकूमत नहीं करना है। और दूसरा, कैसर शेख साहब ने जो बात की कि शहबाज शरीफ साहब ने, PMLN ने तो बहुत पहले कह दिया था चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, फ्लोर ऑफ द हाउस उनकी ये तकरीर भी हुई थी, तो इकोनॉमी पे क्यों डायलॉग नहीं शुरू करते? कहते तजावीज मांगते हैं तो फिर सुने भी। देखें, बात यह है कि हालिया इजलास के अंदर जो है वो इकॉनमी के ऊपर बहस करनी थी। अब इकॉनमी के ऊपर बहस तो ना हुई, लेकिन इनको दीगर तकारीरों के ऊपर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। इनको दिलचस्पी ये थी कि उस वक्त इनके चंद लीडर्स जो हैं वो जेलों के अंदर मौजूद थे। इनको ये थी कि उनकी रिहाई हो जाए। और जो लोग ये कह कर गए थे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लेते हैं, असल में तो वो ये चाहते थे कि कंप्रोमाइज ऑन अकाउंटेबिलिटी कर लेते हैं। खैर, उसको भी छोड़ें, लेकिन जिन्होंने चार्टर ऑफ कहा था इकॉनमी के ऊपर कर लेते हैं, तो वो आज कहाँ बैठे हुए हैं? उनको तो लंदन से वापस बुला लें। वो 4 महीने से किस चीज के मजे वहां पर लूट रहे हैं? शहबाज शरीफ को किस चीज की बीमारी वो आ जाएंगे वापस, शहबाज तो शरीफ आप को यहाँ करेंगे पर किस चीज का खतरा है? वो मुल्क के अंदर क्यों नहीं वापस आते? देखें परसों असेंबली का इजलास होने जा रहा है, उसके अंदर आ जाएं। दूसरी, कैसर अहमद शेख साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। चिन्योट इनका हल्का है, चिन्योट के अंदर ही रमजान शुगर मिल है, वो भी इनके हल्के के किसान है। उनको जरा जाएं, शरीफ खानदान की मिल से पेमेंट्स तो दिलवा दें। जो लोगों की 3-3, 4-4 साल की पेमेंटें वहां पर रुकी हुई हैं, वो पेमेंटें भी उनको दिलवा दें। आवाम की बात करते हैं। जब यहां पर पावर लूम्स का कत्लेआम किया जा रहा था, जहां पर टेक्सटाइल मिल बंद थी, उस वक्त आप लोगों ने क्या आवाज उठाई थी? यही टेक्सटाइल का कब्रिस्तान बना दिया गया था फैसलाबाद शहर को पकड़ के। उस वक्त तो किसी ने आवाज बुलंद नहीं की थी। और आज हमें पीपल्स पार्टी बड़े बड़े दावे सुनाती है पकड़ के। इनकी अपनी नाहलियां देख लें, कुत्ता काट जाता है तो उसकी वैक्सीन नहीं मिलती। कहते हैं ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल थी। और भाई, आप इमरजेंसी लगाते, जो मर्जी करते, गरीब आदमी को जो है वो रोटी चाहिए थी, आप उनको ट्रांसपोर्ट जहां से मर्जी मैनेज करके लाते, आप अपनी गंदम का कोटा उठाते। ये क्या बात हुई? आपने कहा कि जनाब हम गंदम नहीं उठा सके ट्रांसपोर्ट की वजह से। इनके असल मसाइल और हैं। जरदारी में 35 अरब रुपए की करप्शन का मामला है, 2400 कनाल जमीन का मामला है, बिलावल भुट्टो के ऊपर केसेस हैं, डॉक्टर आसिम के ऊपर केसेस हैं,
शर्जीन नाम अच्छा। मेमन के ऊपर जो है वो केसेस हैं। ये तमाम तर वो लोग हैं जिन्होंने माजी के अंदर 70 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं। 40 साल से इन लोगों ने इन माफियाज को मजबूत किया है। इन माफियाज के खिलाफ इन लोगों ने कभी कार्रवाई नहीं की थी, उन माफियाज को स्ट्रॉन्ग किया है। मुझे बताएं कि आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हुआ। कैसर अहमद शेख साहब बताएं ना, 2 साल के लिए पाकिस्तान को जीएसपी स्टेटस के अंदर इजाफा हो गया, बढ़ा दिया गया है। हमारी एक्सपोर्ट्स 13% से ज्यादा जो है वो इजाफा हुआ है। इनके दौर के अंदर एक्सपोर्ट्स नीचे आ रही थी, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर माइनस ग्रोथ थी इनकी। तो हमने जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया, हमने मुल्क को बैंकरप्सी से बचाया है। ये माफियाज की सरपरस्ती ये लोग करते रहे, हम तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पनपते रहे इनके। अच्छा चलें, वो सरपरस्ती करते रहे। Would you like to respond? देखिए बात ये, पाकिस्तान की आटा चीनी लेके आप बेच दो, बोलो एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। देख लेना किसके मुनाफे बढ़े हैं, आपके कौन से वज़रा हैं, कौन से करीबी लोग हैं जिनके मुनाफे बढ़े हैं। और बात ये कि हम तो ज़रूर बात करना चाहते हैं। हमने तो पहले दिन से कहा कि भाई आप पार्लियामेंट में आके बैठें, बात करें। पार्लियामेंट में जो सबसे ज़्यादा जो शख्स गायब है, जिसके लिए तलाश गुमशुदा का नोटिस आवेजा है कि जहां मिले उसको तलाश करके पार्लियामेंट में पेश किया जाए, वो है इमरान खान अहमद नियाजी साहब, वजीर आजम कायदे ऐवान, जो कि पार्लियामेंट से गायब हैं, जो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। चले लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, उसको आना चाहिए, उसको मौजूद होना चाहिए। बिलावल साहब ने भी उनके लिए कहा ना कि जब पंजाब के लोगों को जरूरत पड़ती है तो ये भाग जाते हैं। लेकिन दूसरी बात ये कि लेकिन मैं ये भी कहूंगी ना, जरा आप सामने ले आए, आपने शहबाज शरीफ को जाने क्यों दिया? आज इमरान खान अहमद नियाजी साहब और उनकी टीम के अरकान जब उनके हेल्थ के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, कहते हैं कि जी इनको वापस बुलाना है, इनके लिए ख़त लिखा है, तो मैं कहती हूँ कि आपने पूरी कौम को एक हैजान में मुब्तला रखा कि जी वो बहुत बीमार हैं, उनके प्लेटलेट्स जो है वो गिर गए हैं, उनकी सेहत को शदीद ख़तरा है। तो आप बताएं ना कि पस मंज़र कहानी क्या थी, या आप आवाम को क्यों बेवकूफ़ बना रहे थे, आप क्या चाहते थे, और आपने उनको क्यों भेजा, क्या फोर्सिबली भेजा? अच्छा। और आपके क्या मकासद थे, और आज आप बुलाना चाहते हैं कि और आप ये ख़त लिखते हैं। देखिए आप कब तक जो है आवाम की आंखों में जो है ना धूल झोंकते रहेंगे, आप जो है कब तक आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? आपने कभी ये देखा है कि आज महंगाई की शरह क्या है? आप ये पुराना स्क्रिप्ट उठा के कि जी ये जो है करके चले गए, 70 साल से जो लोग कर रहे थे वो तो आज आपकी सफ़ों में मौजूद है। आप अपना देखें, अब तो आप सिविल सर्वेंट्स भी वही ले रहे हैं जिनके ऊपर कल आप इल्ज़ाम लगाते थे, आपकी काबीना भी वही है जिनके ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते थे। तो जहाँ पे अगर अपनी खराबियाँ आपने तलाश नहीं करनी, आपने झूठ बोला कौम से, आपने झूठ बोला IMF से, आपने झूठे अहदाफ दिए, आप आज भी झूठ बोल रहे हैं, आपने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, आपकी प्रोडक्शन हर चीज़ की बंद है, तमाम इंडस्ट्री बंद है, और आपका दारोमदार सिर्फ झूठ पे है। देखिए अगर आप अपनी सोशल मीडिया की बुलाने के बजाय ना मीटिंग, आप अपने वुज़रा की बुला के उनकी कारकर्दगी जांचते, आप खुद भी मौजूद रहते, और आपकी कारकर्दगी क्या होगी, आपको रेड लेटर कौन देगा? आपकी बुरी सोशल मीडिया टीम्स के जरिए काम नहीं चलेंगे, आप कह रही हैं कि वुज़रा की कारकर्दगी जाने। एक खबर आ जाई और ये कि उसमें शायद विफाक के अंदर और पंजाब में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है। पंजाब हुकूमत की राय ये थी कि विफाक डायरेक्ट ख़त लिखने की बजाय पहले कोर्ट में जाता, कोर्ट से ये चीज़ें होती और उसके बाद फिर ख़त लिखा जाता बरतानवी हुकूमत को। आपको क्या लग रहा है कि जो तरीका इख्तियार किया गया ख़त लिखने के लिए नवाज शरीफ की वापसी का, वो दुरुस्त है? देखिए ख़त से मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाना है या मियाँ नवाज शरीफ ने आ जाना है। वो इसहाक डार के लिए इतना कुछ लिखा गया लेकिन उसको नहीं ला पाए, क्योंकि बरतानिया में अगर मियाँ नवाज शरीफ ने अरबों की इन्वेस्टमेंट की हुई है तो फिर उसको वो हुकूमत या वहाँ के जो लोग हैं वो इतना आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ कोर्ट में जाके, कोर्ट में जो असल चीज़ है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ की जो 2 अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, अगर मियाँ साहब जो आज मफरूर हो चुके हैं, उन अपीलों में नैब को चाहिए कि उसमें एक अर्जेंट हियरिंग की दरख्वास्त लगाए, उनको फिक्स कराएं। और मियाँ नवाज शरीफ अगर उन अपील्स में पेश नहीं होते तो ये चीज़ें हैं कि मफरूर शख्स को अपील का राइट नहीं होता और वो दोनों अपीलें डिसमिस हो सकती हैं। और अगर वो डिसमिस हो जाती हैं तो फिर एवनफील्ड की भी और अजीज़िया की जजमेंट
फाइनलिटी इख्तियार कर जाएगी, वो अपनी जगह पे रहेंगी। तो दिस इज़ द प्रॉपर कोर्स के नैब और हुकूमत को चाहिए कि वो अपील्स को फिक्स करवाएं और वहाँ पे कहें कि जनाब बंदा एब्सकॉन्ड कर गया है, 8 हफ्ते की आपने बिल दी थी, 8 हफ्ते के बाद यही कि मतलब पहले कोर्ट से जाके उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करा दें दोबारा से, वो ऑटोमेटिकली जब एक शख्स बेल जंप कर जाता है तो वो ऑटोमेटिकली कोर्ट को भी इनको दरखास्त देनी चाहिए कि वो गारंटर को तो लेके आइए जिसने शहबाज शरीफ ने गारंटी दी थी, सबसे पहले उसको बुलाइए, फिर उसके बाद नवाज शरीफ के वो वारंट्स ऑटोमेटिकली निकलेंगे। एंड दिस इज द प्रॉपर कोर्स। अदरवाइज फॉरेन ऑफिस के जरिए आई डोंट बिलीव कि वो कोई इफेक्टिव मेथड होगा। ठीक, कैसे रहमान शेख साहब, पहले तो ये बता दें, शहबाज शरीफ साहब गारंटी देकर गए थे, वो खुद ही वापस नहीं आ रहे। हुकूमत ने तो चले खत लिखा नवाज शरीफ की वापसी के लिए, अब तो अपोजिशन भी कह रही है, आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं आजकल पीपल्स पार्टी के साथ, उनके चेयरमैन जो हैं वो भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए। वो क्यों बाहर हैं, वो कब आएंगे? जी वो तो हम भी कहते हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ। मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मेरी गुजारिश है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो वापस आएँ, लेकिन जो हमारे लीडर जो हमारे लीडर हैं वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने तो हर हफ्ते असम्बली में आके क्वेश्चंस का जवाब देना था। आपको याद होगा उनकी बात कि उन्होंने कहा था कि हर हफ्ते आएंगे और एक दिन हफ्ते में हम क्वेश्चंस का जवाब देंगे। वो देखिए ये हाल है, उनको अपना कोई वादा याद ही नहीं रहता। मुझे ये सिर्फ बताएं कि उनको तो ये कि भाई उनके जेल से, मियाँ नवाज शरीफ की जेल से एयर कंडीशन निकाल लो, उनके खिलाफ लेटर दे दो। अगर कोई बात है तो आप जाएं ना कोर्टों में, कोर्टें आज़ाद हैं, वो कोर्टों में रेफर करें। अगर कोई मामला है तो बिल्कुल करना चाहिए। मुझे सिर्फ अच्छा, अभी फरूख ने बात की, मैं कल फैसलाबाद शादी पे हमारे MNA खुरम शहजाद हैं PTI के, उनकी शादी पे गया हुआ था, कल उनके वलीमा था उनके बेटे का। वो वहीं जाके मैंने फैसलाबाद के लोगों को जाके चेक किया। आप पता कर लें, फरूख यंग मैन है और बड़ा एंटरप्राइजिंग है, आप जाके खुद चेक कर लें कि वहां पावर लूम का क्या हाल है, क्योंकि मैं एक बिजनेस को नुमाइंदगी करता हूं। मेरा कजन भी फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा है, मियाँ जाहिद असलम। आप बताइए वहां जो परेशानी आज है, आप उनका बजाय हमें चंद लीडरों पे बात करें ना, लीडरों का बिल्कुल फर्ज है कि वो अटेंड करें असेंबली को, मैं ये कहता हूं। लेकिन इनका भी काम है कि अपनी पार्टी, कोई भी, मेरा भी काम है, हम खुद इलेक्ट होके आए हैं, हमारी एक अपनी पोजीशन है, MNAs होते हैं, तो हम आपस में मशवरा करें ना। क्यों नहीं पार्लियामेंट को ज्यादा बाइक़्तिदार बनाते और वहां पे इन चीजों को डिस्कस करते, डिबेट करते, ताकि मसाइल का हल निकले। अच्छा, मैं फाइनेंस कमेटी का इसलिए आपको कह रहा हूं कि वहां पे देखिए असेंबली में तो हुकूमत का मौक़िफ़, वो जो पहले फारूक हबीब साहब ने कहा, वो कहते हैं कि जी देखिए इकोनॉमी के लिए हम इजलास बुलाते हैं और वहां पे कैसी कैसी तकारीर हो जाती हैं, पिछले इजलास के अंदर भी क्या हुआ। जी मैं उसका हल बता रहा हूं ना कि यहाँ फाइनेंस कमेटी एक छोटी कमेटी है ना, सारे जो फाइनेंस को समझते, इन्हीं के फैज कमोका साहब हमारे चेयरमैन हैं, वहां पे कंक्रीट डिस्कशन करें ना। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वहां पे जो इदारों की करप्शन है, देखिए ना, सारी तवज्जो हटा दी गई। जो करप्शन हो रही है इदारों में, उन इदारों में सबसे बड़ी पाकिस्तान में 4,000 अरब रुपए सालाना की करप्शन है। और करप्शन यकीन से किसी इदारे से, आप किसी जगह से पूछ लें, पहले से बढ़ गई। ये नहीं कि हमारे वक्त में करप्शन नहीं थी, उस वक्त में भी थी, मैं एडमिट करता हूं, लेकिन कोई बात ये एडमिट भी तो करे ना। ये महंगाई, ये कह रहे थे, अभी कह रहे हैं फारूक साहब कि 13% एक्सपोर्ट बढ़ गई, इनको किसी ने गलत बता दिए। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 3.2% बढ़ी है 8 महीने में। हाँ, 1 महीने की एक्सपोर्ट अगर कोई बात करें, 1 महीने की पिछले फरवरी की बढ़ी है 13%, सही कह रहे, ये बात सही है। लेकिन कुल मिला के 8 महीने में 3.2% एक्सपोर्ट बढ़ी है, 40% आपने डिवैल्यू कर दिया, करेंसी को डिवैल्यू किया। फारूक हबीब साहब क्विकली रिस्पॉन्ड कर दीजिए, जो कैसे शेख साहब कह रहे हैं, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक देन। फारूक हबीब साहब देखें बात ये है, बात ये है, जवाब ले लें सर, फिर ब्रेक आ जाएगी। शेख साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मामला ये है कि ये इकदामात, अगर हम ये कह रहे हैं कि 3.2% एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, तो मुझे बताएं कि इनके दौर के अंदर एक्सपोर्ट नेगेटिव क्यों थी? ये हमारे इकदामात हैं जो वज़ीर आज़म ने लिए हैं। हमने बिजली सस्ती दी है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर को, हमने गैस सस्ती करके दी है एक्सपोर्ट सेक्टर को, जो उस वक्त महंगी थी इनके दौर के अंदर। ये अपनी नाकामियों को तस्लीम करें, हमने ऐसे इक़दाम किए हैं। आज आप देखें कि जो फेटफ है उसके अंदर हमने, जो इनके दौर के अंदर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर गया, हमने कंप्लाइंस दी 14 चीजों के ऊपर, हम मुकम्मल कंप्लाइंस उनको दे चुके हैं, बाकी चीजों के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं।
सफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान को कामयाबियां मिल रही हैं, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत पे जा रही है, स्टॉक एक्सचेंज 1300 पॉइंट के अंदर उसका इजाफा हो गया है, जीएसपी स्टेटस का मिलना, ये तमाम तर चीजें वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हो रही हैं। चलिए, अल्लाह करे, अल्लाह वो बताएं, ठीक है, कहते हैं ना, अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, आप जो चीजें कह रहे हैं वाकई इंशाल्लाह इमरान खान के 40 साल की इनकी खामियों को धो देंगे 5 सालों के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स आए हैं और जो बिलावल साहब ने जुडिशरी को लेकर 19वीं आईनी तरमीम को लेकर एक इल्ज़ाम आयद किया है, उस पर भी बात होगी एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। बिलावल साहब ने कहा है कि जो 19वीं आईनी तरमीम थी वो अदालत के प्रेशर में हुई और ये जो पार्लिमान का इख्तियार था, जो पावर्स थी जजेस को अपॉइंट करने की, उनकी तैनाती की, वो जुडिशरी ने हमसे छीनी। सहर कामरान साहबा, अगर वाकई इतना दबाव था 2010 में उन्होंने कहा कि इस तरमीम को पास करने का, तो ये दबाव क्यों जुडिशरी की तरफ से बर्दाश्त किया गया? देखिए, जुडिशल एक्टिविज़म और जुडिशल पावर और उनकी सपोर्टिव पावर, कोई चीज़ छुपी हुई तो नहीं है। सच बोलने में और सामने आने में थोड़ा वक्त तो लग जाता है, 20 साल लग गए। देखिए, हकाइक सामने आ जाते हैं। जब आप अजहर खान केस की बात करें तो आपको ये पता लग जाता है कि जब हम कहते हैं कि इलेक्शन मैनेज्ड है, मैनोवर्ड है, सिलेक्टेड है, तो तब भी आ जाता है। जब कोई एम्पायर की उंगली की बात करता है तो तभी पता लग जाता है। जब कोई अपने गारंटर्स के नाम बताता है तब भी पता लग जाता है। और जो जुडिशल एक्टिविज़म है उसको हमने कितना फेस किया और किस तरीके से फेस किया, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। कहाँ मतलब आप ये देखें कि सियासतदानों को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जो है डिस्क्रेडिट भी किया जाता है, उनके ऊपर एलिगेशंस भी होते हैं। अभी अच्छा, और ये ठीक है 2010 में ही हुआ और आज 2020 के अंदर बैठ के 10 साल बाद आप कह रही हैं कि सच बोलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट ये वाकई उस टाइम पे खौफ था कि अगर इस दबाव को बर्दाश्त किया जाता, ये इसके आगे खड़ा हुआ जाता, तो 18वीं तरमीम वीकेंड हो रही थी जो बिलावल साहब कह रहे हैं। देखिए, बात यह है कि जब आपकी अथॉरिटी और पावर का एब्यूज़ होता है, हमने इस मुल्क ने अनफॉर्चुनेटली जो फेस किया है वो सबसे ज़्यादा और सफ़र किया वो इसीलिए कि जिसके पास एक पावर होती है वो उस पावर को एब्यूज़ करता है। और उसके अंदर जो एक हम कहते हैं आज तक हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रेंथन नहीं कर सके। पार्लियामेंट को जो उसकी ताकत है, जो उसकी पावर है, अगर आज भी आप ये देखेंगे तो मुल्क सदारती ऑर्डिनेंसेस के जरिए क्यों चल रहा है? क्यों पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होती? क्यों पार्लियामेंट में इश्यूज़ नहीं आते? क्यों पार्लियामेंट में पॉलिसी डिस्कस नहीं होती? और अगर होती भी हैं तो क्यों जो है ये अवॉइड किया जाता है कि उसके ऊपर आप प्रॉपर एतमाद में ना लें, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती? उसकी वजह यही है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें अपने आप को वक्त आ गया है कि हम अपने डायरेक्शन दुरुस्त करें, क्योंकि ये हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है। अगर आप मुल्क का निज़ाम दुरुस्त नहीं करेंगे, अगर आप पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, अगर आप आइन का अमल दरामद और निफाज नहीं करेंगे, तो फिर आप जो है हमेशा एक सिक्योरिटी स्टेट के नैरेटिव में रहेंगे। फिर आप जो है अवाम को कभी भी बुनियादी हकूक जो आइन ने गारंटी किए वो नहीं देंगे। और कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप उस वक्त देखें कि किस किस्म के सुओ मोटो हो रहे थे और किस किस्म के हालात चल रहे थे। सही। अच्छा, राजा आमिर अब्बास साहब, अब जिस तरह से वो कह रहे हैं कि फोर्सिबली अबॉलिश कराया गया पार्लिमानी कमीशन का जो इख्तियार था, पार्लिमान का जो इख्तियार था, और उसके बाद वो कहते हैं इस अमेंडमेंट के बाद जुडिशरी जो हो गई है वो फ्रॉम द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। इज दैट सो? देखिए, बड़ी बात की जाती है इस मुल्क में कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा है। अगर वो सुप्रीम अदारा है और पार्लियामेंटेरियंस वाकई ही मुखलिस हैं, तो फिर वो किसी प्रेशर में, सुप्रीम अदारा किसी अपने से कमतर इदारे के प्रेशर में कभी नहीं आ सकता। बात होती है कि जब पार्लियामेंटेरियंस के कामरान साहब मुस्कुरा रही हैं जी, इस बात पे। जब पार्लियामेंटेरियंस के इंडिविजुअल केसेस चल रहे होते हैं और वहाँ पे अच्छा। जी, तो वो इंडिविजुअल केसेस तो वहाँ compromising position पे आप आ जाते वो हैं। लूट मार के हो, प्लंडरिंग के हो, तो वहाँ पे फिर प्रिंसिपल्स जो उनसे होते हैं वो मैटर नहीं करते। सिर्फ एक ही प्रिंसिपल मैटर करता है कि किसी तरीके से लुटो ते फुटो और बचाओ। और एक सेकंड दीजिएगा। तो उसके बाद क्या होता है, वही सिलसिला आज तक हम देखते आ रहे हैं पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस का कि क्या है। अगर वो 10 साल पहले ये जो बेवक्त की रागनी आज रागी गई है, अगर इसमें वाकई ही वो टाइम कुछ अगर ऐसे था, तो पार्लियामेंट उसके बाद 10 साल तक
काम कर रही थी इसको चेंज कर लेती। 19वीं है। तरमीम आ गई तो अगली तरमीम ले आते। 18वीं अब वो कह रहे तरमीम हैं, अब कोई वो कह रहे हैं सहीफा कि तो होना नहीं है, चाहिए। हाँ। पार्लियामेंट उसको डिस्कस कर सकती है। सादिया। और 18वीं तरमीम के हवाले से भी बाय द वे आज वजीर आजम का बयान आया है कि जो 18वीं कराची के तरमीम- मसाइल हैं उसमें Exactly। बहुत बड़ी रुकावट 18वीं और तरमीम है। आपके जो इख्तियारात हैं या कुछ चीज़ें, ये डिबेट्स होनी चाहिए और ये बड़ी कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स हैं कि जी इसके कोई फवायद हमें मिले या मुल्क को नुकसान मिला। तो दिस इज व्हाट द पार्लियामेंट हैज टू डू। आप उधर जाके नैब की सारे दिन बातें कर रहे हैं, तो वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द पार्लियामेंटेरियंस कि ये करें। ठीक है, तरमीम कमेंट मैं कहती हूँ कि ये जो ट्रेंड है ना कि आपने सादिया। बहस चोरी का मुकदमा बनाया, आपने सियासतदानों पे मुकदमे बनाए, सादिया। आपने 11 जी, मैं आ रही हूँ आपने फरीद साहब। 11 साल जो है जेल में रखा, आप 7 महीने जेल में रखो और उसके बाद आपके पास शवाहिद ना हो, ये ट्रेंड जो है ये भी दुरुस्त होना चाहिए। ठीक है। और वजीर आजम साहब की जो इंटेंशन है ना, कभी गवर्नर के जरिए कभी IG के जरिए सिंध के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की, आप मुझे बताएं आप जो कराची का पैकेज है वो कहाँ गया? आप क्यों पुराने मंसूबों पे अपने नाम लिखना चाहते हैं और आज आपकी फ्लाइट क्यों लैंड नहीं करी कराची में? देखिए अपने यू टर्न्स को भी आप बोलेंगे कि जी मेरे यू टर्न मेरी मर्जी, ये नहीं है आपकी आज मर्जी। 3 बहुत- स्लोगन्स दे हाँ, गई आपको। बिल्कुल, अच्छा फारूक हबीब साहब जी, ये 19वीं तरमीम के हवाले से वो कह रहे हैं कि जी देखिए सादिया- अप्रोप्रिएट टाइम पे एक मुनासिब देखिए- वक्त में इसको भी तब्दील करना है, तरमीम लानी है। देखिए सादिया, बात यह है जो अगर 18वीं तरमीम में मैं कहता हूँ तीसरी बार वज़ीर आज़म बनाने की शर्त थी, वो भी गलत थी। लेकिन मसला यह है कि उस वक्त केसेस थे, स्विस बैंक को खत लिखने वाले मामला थे, सरे महल के केसेस थे। इस वजह से जो है वो जरदारी साहब ने कॉम्प्रोमाइज किया। बिलावल पूछे ना अपने पापा से कि उन्होंने क्यों उस वक्त कॉम्प्रोमाइज किया था। उस वक्त भी तो वो चेयरमैन थे और जरदारी शरीक चेयरमैन थे। उस वक्त क्या वो बच्चे थे? क्या उनके सामने जो है वो फोर्सफुली ये काम करवा लिए गए? दूसरी बात यह है कि जब अपने हाथ करप्शन के साथ रंगे हों, और उस वक्त तो इनको लूटमार से मैं समझता हूं ये फारिग नहीं थे, दोनों हाथों से इक्तदार इनके पास था। जो इनका वजीर उठा के देख लें, आज सबके ऊपर केसेस हैं, ये सारे उसी दौर की लूटमार इन्होंने की हुई है। उस वक्त इनको याद नहीं आया, आज जो है ये अदालतों के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आज पाकिस्तान की जो है वो अदलिया आज़ाद है। आज जो है वो इनके हैंड पिक्ड जजेस नहीं लगाए गए। जो ये अपने हैंड पिक्ड जजेस लगाते थे, अपनी मर्जी के फैसले लेते थे, इनको को पूछने वाला कोई नहीं होता था, ये वो तमाम तर चीजें जो है वो खत्म हो गई। फिर 19वीं तरमीम पर क्यों बात होगी? फिर सारी तरमीम पे बात होगी। आ जाए, पार्लियामान मौजूद है, वहां पर आकर बहस कर लेते हैं। जो वज़ीर आज़म बात करते हैं 18th अमेंडमेंट की, जो सूबों को इख्तियार दिए हैं, तो सूबे अपना काम करें, कराची को पानी दें, कराची को जो है वो कूड़ा करकट से साफ करें, कराची के बल्दियात को बाख्तियार बनाएं। किसने इनको रोका है? इन्होंने तो लाड़काना को नहीं बख्शा। डैन भी जो है वो 8 घर छोड़ देती है। इन्होंने तो लाड़काना के तरक्याती पैकेज को भी लूट लिया था। ये मैं नहीं कह रहा, ये सिंध हाई कोर्ट के एक जज के रिमार्क्स मौजूद हैं। इनको अपनी कारकर्दगी के ऊपर भी तो तवज्जो देनी चाहिए। उस तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है, ना इनकी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। तीसरी बार कंसेक्टिव इनकी सिंध के अंदर हुकूमत आई है। आज भी जो है वो सिंध के लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा। आज भी थर के लोग जो हैं वो भूखे प्यासे मर रहे हैं। आज भी सिंध के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज कोई नहीं है। तालीमी इदारों का बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये अपनी चीजों के ऊपर क्यों नहीं तवज्जो देते? उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। सिर्फ इनको ये है, इनको ये है, कर रहे हैं ना बिलावल साहब, इनको ये है मरसू मरसू दमड़ी ना देसू। जब उनकी वालिदा असली हालत में आइन को बहाल करना चाह रही थी तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब रुकावट थे, वो अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश में लगे हुए थे। अब ये जो टाइम वो कहते हैं कि जी अप्रोप्रिएट टाइम तलाश किया जाए, 19वीं तरमीम का खात्मा, फिर 19वीं तरमीम हो। और बिल्कुल सही बात है कि आइन है, कोई आसमानी सहीफा तो नहीं है, उसमें तरामीम अभी तक हुई ही है ना। अगर पार्लियामान में डिस्कस होती हैं और बेहतरी आती है तो 18वीं तरमीम हो या 19वीं तरमीम हो, व्हाई नॉट? जी मैं देखिए ना, ये बातें तो काफी हो गई कि पिछली हुकूमतों ने क्या किया, वो चोर थे, डाकू थे, यही बात पिछले कुछ 2.25 साल से हो रही। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ना, अब मसाइल का जो हल है वो निकाले ना बैठ के। अब कोई भी किसी जगह डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं दिया जा रहा। मैं आज पूरा शहर में घूमा हूं, थोड़ी सी बारिश हुई है पंजाब में, सारी गलियां भरी पड़ी हैं, कोई रास्ता नहीं है, लोग कीचड़ ही कीचड़ हैं, जा ही नहीं रखते। अच्छा, जो हमारे दौर में हमने पास करवाए थे ना, फंड भी दिए हुए थे। मेरे यहाँ एक टेक्निकल कॉलेज था, जो टेप्टा का कॉलेज था, वो हमने संगे बुनियाद भी रख दी, बिल्डिंग में कोई काम उस पर अभी नहीं हो, सब रुक गया। जो गैर हमने दे दिए थे फंड देहातों के लिए, वहां नहीं। हम आम आदमी का इस वक्त सोचें। चलो मैं कहता हूं जो भी कुछ ये पिछली हुकूमतों को कहते हैं ना, हम अगर वही डिस्कस करते रहेंगे, वहां बहुत अच्छे काम हुए हैं, फर्ज करो कोई काम नहीं हो सका, बजाय हम सिर्फ ये डिबेट करें कौन सी पार्टी ने क्या किया। कि जी वो नवाज शरीफ आगे बढ़े ना, की कोशिश कर रहे थे, लोगों के मुझे मसाइल, 19वीं इस वक्त जो महंगाई है, तरमीम खत्म होनी चाहिए, उसका हल निकालें, कोई मिलजुल के हल निकालें।
19वीं तरमीम सर खत्म होनी चाहिए। ये मेरे से पूछ रही हैं? 18वीं तरमीम में अगर तब्दीलियां लानी है, 19वीं तरमीम में तब्दीलियां लानी है, होना चाहिए। जी आप ही से पूछ रहे हूँ। कोई भी तब्दील, कोई भी चाहे, पार्लियामेंट तो आजाद है बिल्कुल, जो बेहतर तरीकाकार है बैठ कर डिबेट होना चाहिए ना, बजाय कि मैं इतनी बड़ी तरमीम पे एक राय दे दूं। वहां टॉपिक रखें, बिल्कुल सब डिबेट करें, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, फिर कंसेंसस बनेगा। ये तो गुफ्तगू शुरू से ये डिबेट करके हमने अभी तक तो डिबेटिंग क्लब बना कोई फैसले नहीं किए। कैसर अहमद शेख साहब, फारूक हबीब साहब, सेनेटर सहर कामरान साहब, राजा मेरा बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ आवरी के लिए। That's all for tonight. I'll see you tomorrow, inshallah. इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।